हेलो दोस्तों, स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। और हम लोग देख रहे थे फिजिक्स का पेपर। हम लोग इसका पार्ट 1 कर चुके थे। पार्ट 1 में हम लोग 35 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। और आज लेके आए हैं इसका पार्ट 2, जिसमें बाकी बचे हुए 35 क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी हो गया है, अब एग्जाम होगा, तैयारी कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या गामा तरंगे है, क्या एक्स एक्स तरंगे है, क्या अल्फा तरंगे है, कि अवरक्त तरंगे है। बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, गामा तरंगे है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा तरंगे है, एक्स तरंगे भी है विद्युत चुंबकीय तरंग, अवरक्त तरंगे भी है विद्युत चुंबकीय तरंग, लेकिन अल्फा तरंगे नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अल्फा रेज। ठीक है, अल्फा रेज हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति वाले तरंग होते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन होता है। तो क्या परावैंगनी तरंगे होता है, क्या गामा तरंगे होता है, क्या रेडियो तरंगे होता है, क्या क्या दृश्य प्रकाश तरंगे होता है। कौन होता है। वेव्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कौन सा वेव्स का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। बताइए। देखिए, अगर कम पूछे, अगर कम फ्रीक्वेंसी पूछे, कम आवृत्ति पूछे, कम अगर आवृत्ति पूछे, तो ये तो होता है भाई रेडियो तरंगे का, रेडियो तरंगे का, रेडियो तरंग का। लेकिन अगर अधिक आवृत्ति वाला पूछे, अगर अधिक आवृत्ति वाला पूछे, तो ये होता है गामा तरंग। कौन सा तरंग। गामा तरंग। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है अधिक आवृत्ति वाले। तो अधिक आवृत्ति वाले कौन सा होता है, गामा तरंग। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम वाला भी याद रखिएगा रेडियो तरंगे, और ज्यादा वाला भी याद रखिएगा गामा तरंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होता है। तो ये होता है ई क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है और ई है जो विद्युत क्षेत्र है, की बीमा होगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को। ये होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। ये क्या होता है, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए मान। तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है ml2t-2। ठीक है, और आयतन, आयतन का क्या होता है एल क्यूब, एल क्यूब। तो यहाँ से एल स्क्वायर से एल क्यूब मर गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनल, यहाँ पर ही आ जाएगा एम, एल जाएगा ऊपर, एक नीचे बचा हुआ है तो एक जाएगा ऊपर, तो l-1 और t-2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एम l-1 t-2, l-1 t-2। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी जो है वो प्लांक नियतांक का है, ये है प्लांक नियतांक का। और ए जो है जो हमारा संवेग का है या आवेग का है। ठीक है, और ये किसका है, ऊर्जा का है। तो ये तीनों तो कट गया, और ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गलती नहीं करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी माध्यम का, यदि किसी माध्यम का निर्वात में, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री का है। हमारे क्रांति कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण का मान 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये हमारा रहा, ये है हमारा अभिलंब। ठीक है, ये है हमारा अभिलंब, और यहाँ से ये जो जाएगा क्रांति कोण, ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, ये है 30 डिग्री। अब पूर्ण अंतरित के बाद इस प्रकार से ये इधर की ओर मुड़ जाएगा।
ठीक, तो यहाँ से कितना बना रहा है 90 डिग्री। ठीक बात है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है वी बटे सी। साइन आई कितना है, आई है 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री हो गया। देखिए साइन आई कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये कितना हो गया साइन, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा भी बटे, देखिए हमें प्रकाश की चाल दे रखा है, कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, तो नीचे हो गया 1, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 बराबर भी बटे 3 इंटू 10⁸। ठीक है, तो यहाँ से भी का मान आ जाएगा, 3 का आधा होता है 1.5 इंटू 10⁸, 10⁸। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाफ हाफ हाफ, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्लस का 3 डायोप्टर एंड माइनस का 2 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, फोकस दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम टोटल पावर निकालें तो कितना हो जाएगा P1 + P2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस का 3 डायोप्टर और ये हो जाएगा माइनस का 2 डायोप्टर, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1 डायोप्टर। ठीक, और अब पावर और फोकस दूरी में संबंध जानते हैं कि F बराबर होता है 1/P। यहाँ से P का मान उठा के रख दीजिए, तो यहाँ से P का मान आ जाएगा 1/1 कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक और उल्टा। क्या बनता है, काल्पनिक और उल्टा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, वर्चुअल और इंटरवल। ठीक है, उल्टा और काल्पनिक। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य वाले दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है, तो परिणामी तरंगे का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर होगा, उनके बीच फाई क्या होगा। देखिए क्या है, समान आयाम है और समान तरंगदैर्घ्य है। ठीक, इसका आप फॉर्मूला जानते हो, आई बराबर √I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, आपसे फाई ही पूछा है, कलांतर पूछा है। ठीक, तो कॉस फाई, देखिए कॉस फाई का मैक्सिमम कितना आता है 1 आता है। ठीक, 1 कितना पर आता है 1 आता है 0 डिग्री पर। ठीक है, तो फाई का मान कितना हो जाएगा 0, तो फाई का मान कितना हो जाएगा 0, तो फाई का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कौन सी घटना प्रकाश तरंगे की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। कौन सी घटना है जो प्रकाश तरंगे की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है, कौन सी घटना है, क्या विवर्तन है, क्या अपवर्तन है, क्या व्यतिकरण है, क्या ध्रुवन है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ध्रुवन है वो करता है प्रकाश तरंगे की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि, तो हमारा ध्रुवन करता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है। कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच कितना कोण होता है 90 डिग्री का। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होता है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होता है, प्रकाश वैद्युत धारा क्या होता है, तो क्या होता है बताइए, क्या बढ़ता है, क्या घटता है, क्या अपवर्तित रहता है, कि पहले घटता है और फिर नियत हो जाता है। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर हमारा जो धारा है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है। निरोधी विभव किसका सबसे कम होता है, तो लाल का सबसे कम होता है। तो 47 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है, द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है, द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो ये होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 49 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 50 को देखते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी पड़ती है, कौन सा क्षेत्र में पड़ता है बताइए। तो ये हो जाएगा परावैंगनी क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, परावैंगनी क्षेत्र में। ठीक है, परावैंगनी क्षेत्र में 4 स्पेक्ट्रम होते हैं, आप जाने होंगे कि लाइमन, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी और एक फुंड श्रेणी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है एल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है। तो अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, तो 2 गुना होता है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में बताए थे पार्ट 1 वाले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा होगी, एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा क्या होगी बताइए। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 931 मेगावोल्ट, 931 मेगावोल्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया 53 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है सूर्य का विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, क्या नाभिकीय विखंडन से है, क्या प्रकाश वैद्युत प्रभाव से है, क्या साइक्लोट्रॉन से है, या नाभिकीय संलयन से है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन से है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न। देखिए कहता है पी टाइप अर्धचालक में वैद्युत रूप में क्या होता है। पी टाइप अर्धचालक में वैद्युत रूप में उदासीन होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव होता है, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव कितना होता है, 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव 0.3 वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर प्रश्न कहता है आयाम मॉडुलम सूचकांक का मान होता है, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान क्या होता है, सदैव 0 होता है, क्या 1 से अनंत के बीच होता है, क्या 1 से 0 के बीच होता है, सदैव अनंत होता है। बताइए। तो ये होता है आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक 1 से 0 के बीच में, 1 से 0 के बीच में, 1 से 0 के बीच में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 57 क्या कहता है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोफैराड हो तो सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। एक गोला है और इससे गुजरने वाला फ्लक्स आपसे पूछा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 5 बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस के नियम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, क्यू का मान रख देते हैं। क्यू का मान हमें दे रखा है 10 माइक्रोफैराड, तो 10 इंटू माइक्रोफैराड, माइक्रो को आप चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 के घात माइनस का 6 कूलम। ठीक है, बटा एप्सिलॉन नॉट का मान। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹। ठीक, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36 पाई इंटू 10⁹। ठीक है, यहाँ पर ला के रख दीजिए। देखिए ये तो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान, हमें कितना चाहिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36 पाई इंटू 10⁹, 36 पाई इंटू 10⁹। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, जो देखिए माइनस का 6, ये हो जाएगा 36 पाई। ठीक, ये है 1। तो देखिए 9 में से 6 गया, 3 बचा, 3 1 4, तो 10 के घात इंटू 10 के घात 4, तो 36 पाई इंटू 10⁴, 36 पाई इंटू 10⁴ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में।
ये कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। कहता है स्व प्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई आपसे पूछ रहा है, मतलब मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो क्या होता है, ये होता है ओम। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59। कहता है एक आवर्धक लेंस की जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, आवर्धन क्षमता क्या होगी। आपसे आवर्धन क्षमता पूछा है। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है, एम बराबर डी बटा एफ प्लस 1, डी बटा एफ प्लस 1। तो यहाँ से पी का एफ का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से होता है पी बराबर 1/f। तो यहाँ से एफ बराबर होता है 1/p। पी का हमें मान दे रखा है, पी का हमें मान दे रखा है 12 डायोप्टर। तो ये हो जाएगा 1/12, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि हमें मीटर में चेंज करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा, मान पुट कर दीजिए। तो एम बराबर 25/100 बटे 12। तो ये हो जाएगा 25 × 100, 4 × 12, 3 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 3 में से 1 जाए, 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। तो एम आवर्धन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आ गया 60 नंबर प्रश्न। कहता है ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। ब्रूस्टर का नियम होता है tan IP। देखिए tan IP कितना है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, म्यू बराबर tan IP। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए, यदि किसी विभव मापी के तार को बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, तो 61 के कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि हम विभव मापी के तार को बढ़ा रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई भी अधिक हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नैंड गेट का द्वारक बुलियक व्यंजक होता है। नैंड गेट पहले क्या जानते हैं, एंड गेट का जानते हैं, एंड का होता है a × b बराबर y। ठीक, तो नैंड गेट का पूछा है, तो नैंड गेट पर क्या करते हैं हम लोग, a × b के ऊपर बार चढ़ा देते हैं। तो a × b बराबर क्या हो जाएगा, y। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है। एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है, क्या गोलीय तरंगाग्र का भाग है, क्या बेलनाकार तरंगाग्र का भाग है, या ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये है सी, दोनों है, गोलीय तरंगाग्र और बेलना तरंगाग्र दोनों का भाग है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया 64 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है निम्नलिखित में से तार्किक परिपथ का आउटपुट बताना है। तो देखिए ये जो फिगर है वो क्या है, ये है एंड गेट। ये क्या है, एंड गेट। ये है एंड गेट और ये क्या है, ये है नॉट गेट। ठीक, और एंड और नोट को मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, नैंड गेट। ये बन जाता है नैंड गेट। और नैंड गेट का क्या होता है, y बराबर a × b के ऊपर बार, y बराबर a × b के ऊपर बार। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लॉजिक गेट तो इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। चलिए आगे 65 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है अगर प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जल में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला आप जानते हैं, sin I बटा sin R, ये होता है V/c। ठीक है, V/c। sin I का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर sin I क्या हो जाएगा, sin I, और ये तो 0 हो जाता है, तो ये तो नीचे हो गया 0, तो ये हो जाएगा, देखिए जल में कितना दे रखा है वेग, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ इंटू प्रकाश में वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कट गया, sin I बटा 2/3। तो I बराबर कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 2/3। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, sin इनवर्स 2/3। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, sin इनवर्स 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है अविद्युक्ता जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस्तेमाल किया जाता है बेलनाकार लेंस। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अविद्युक्ता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, बेलनाकार लेंस उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 67 नंबर प्रश्न।
कहता है कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। कांच के लिए जो प्रिज्म होता है वो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए इस प्रकार से आपका प्रिज्म होता है और ये जो प्रकाश होता है वो भी क्या कितने रंग में बट गया है, 7 रंग में बट गया है। ठीक है, विवग्योर से आप याद रख सकते हैं, नीचे से होता है। ठीक है, तो आप इसको जो रेड होता है वो सबसे ऊपर रहता है और जो वायलेट होता है वो सबसे नीचे होता है। ठीक है, जो बैंगनी होता है वो सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो देखिए अपवर्तनांक आपसे पूछा है, तो अपवर्तनांक पूछा है आपसे, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए, n-1 इंटू ए। देखिए जितना ज़्यादा n का मान रहेगा उतना ज़्यादा विचलन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए n का मान जितना है तो वायलेट सबसे नीचे है, तो इसका विचलन क्या होगा, सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो किसका होगा, वायलेट का। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बैगनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैगनी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, करा व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, व्यतिकरण के फ्रिंज का चौड़ाई होती है, क्या होता है। देखो इसका फॉर्मूला होता है बीटा बराबर कैपिटल डी इंटू लैम्डा बटा स्मॉल डी। तो जो बीटा होता है वो समानुपाती होता है लैम्डा का। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, तरंगधर के समानुपाती होता है। हाँ भैया, तरंगधर के समानुपाती होता है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है यदि विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग ई तथा वी हो तो संचलकता, जो गतिशीलता होता है, गतिशीलता को ही क्या कहते हैं, संचलकता होती है। क्या होता है, गतिशीलता, मोबिलिटी। बताइए मोबिलिटी जो होता है म्यू बराबर वी डी बटा ई होता है, म्यू बराबर वी डी बटा ई। ठीक है, ये होता है गतिशीलता, मोबिलिटी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूत्र को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न 70 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय होता है, क्या होता है, प्रतिरोध में होता है। किसमें होता है, प्रतिरोध में होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सभी प्रश्न आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, आज ही टेलीग्राम हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट करिएगा कि आपका कितना सही हुआ, 70 में कितना सही हुआ। ठीक है, इसका पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आज हमने कर लिया 2024 का मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।